हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल शुरू किया है। और आदिकाल में हम लोग दोस्तों रासो साहित्य पढ़ चुके हैं। ये हमारा रास साहित्य या जैन साहित्य है। तो राज साहित्य या जैन साहित्य ये हमारा चल रहा है। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली देखेंगे राज साहित्य या जैन साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज साहित्य या जैन साहित्य की सभी रचनाओं को देख लेंगे। इससे बाहर एक भी रचना नहीं होगी। सभी के सभी रचना हमने इसी वीडियो में इंक्लूड करके रखा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपका टॉपिक है राज साहित्य या फिर जैन साहित्य, तो इसमें सबसे पहली रचना जो कौन है, देखिए सबसे पहली रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास की जो लेखक है वो कौन है, शालिभद्र सूरी हैं दोस्तों। और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं क्या है। देखिए, मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो मुनि जिनविजय ने रास साहित्य यानी रास परंपरा का ये जो भारतेश्वर बाहुबली रास है ये प्रथम ग्रंथ माना है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट दोस्तों क्या है, इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई थी। और किसने किया था, तो शालिभद्र सूरी ने किया था। दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अगला देखिए फैक्ट क्या है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आया है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला फैक्ट दोस्तों क्या है, देखिए कुल इसमें 205 छंदों का प्रयोग किया गया है। यानी भारतेश्वर बाहुबली के अंतर्गत कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो 205 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला फैक्ट है, भारतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है। दोस्तों ये देखिए, एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य। तो ये हमारा क्या है, ये खंड काव्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी भारतेश्वर बाहुबली क्या है, हमारा एक खंड काव्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों देखिए, इसमें दो भाइयों भारतेश्वर अयोध्या के राजा तथा बाहुबली तक्षशिला के राजा की वीरता और युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतेश्वर एक है जो कि अयोध्या के राजा हैं और बाहुबली जो है वो तक्षशिला के राजा हैं। उन दोनों की वीरता का और उनके युद्धों का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, इसमें हिंसा एवं वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव का प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। देखिए इस रचना में हिंसा एवं वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव का प्रतिपादन करना ही कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिए फैक्ट क्या है, इसमें 3 रसों यानी वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है। तो यानी बाहुबली रास के अंतर्गत किन किन रसों का, भारतेश्वर बाहुबली रास के अंतर्गत किन किन रसों की प्रधानता है, तो दोस्तों वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। दोस्तों अगली रचना जो है देखिए पंच पांडव चरित रास है। पंच पांडव चरित रास के जो रचनाकार है अर्थात लेखक जो है वो कौन है, शालिभद्र सूरी हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोस्तों देखते हैं। देखिए यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है कौन, पंच पांडव चरित रास दोस्तों। दूसरे नंबर पर देख लीजिए क्या है, इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी में माना जाता है। यानी इसका रचना काल का समय जो है वो 14वीं शताब्दी में माना जाता है। देखो अगला फैक्ट दोस्तों क्या है, यह 15 सर्गों में विभाजित है। यह दोस्तों पंच पांडव चरित रास जो है 15 सर्गों में विभाजित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
दोस्तों इसकी भाषा देख लीजिएगा, इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है, जो अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी भाषा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला फैक्ट देख लीजिए, इसमें पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित बताया गया है। जो पांडवों की कथा है ना, इसमें अहिंसा पर आधारित बताया गया है। अगला दोस्तों क्या है, शालिभद्र सूरी ने बुद्धिरास नामक एक और रचना लिखी है, यानी शालिभद्र सूरी ने बुद्धिरास नामक एक और रचना लिखी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला जो रचना है वो हमारा क्या है, चंदनबाला रास। चंदनबाला रास के जो लेखक हैं वो कौन है, कवि आशुग हैं। कवि आशुग जो है वो चंदनबाला रास के रचनाकार हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं दोस्तों। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में की गई थी या जालौर में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट क्या है, यह 35 छंदों में लिखी गई है, 35 छंदों में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरे नंबर पर देखिए, चंदनबाला रास लघु खंड काव्य है दोस्तों, लघु खंड काव्य। चंदनबाला रास क्या है, लघु खंड काव्य, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्या है, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी नायिका है। तो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इस रचना के नायिका है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर इसमें करुड़ रस की प्रधानता है। करुड़ रस दोस्तों, यहाँ पर चंदनबाला रास में कौन सा रस प्रधान है, तो करुड़ रस प्रधान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है, कवि आशुग ने जीव दया राम रचना भी लिखी है, यानी जीव दया राम किसकी रचना है, तो कवि आशुग की रचना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों देखिए, अगला रचना है स्थूलीभद्र रास। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, जीनधर्म सूरी। रचना काल का जो समय है दोस्तों वो क्या है, 1209 ईस्वी में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोसा नामक वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगली रचना दोस्तों देखते हैं, रेवंत गिरी रास के जो रचनाकार है वो कौन है, विजय सेन सूरी। तो अब इसका जो रचना काल का जो समय है, देखो समय कितना है, डॉक्टर नागेंद्र ने इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना का जो समय सीमा बताया है वो 1231 ईस्वी बताया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों फैक्ट क्या है, इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थंकर का वर्णन किया गया है। फिर से दोस्तों इसको समझ लीजिए, इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थंकर का वर्णन है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो रचना है दोस्तों, अगला रचना ध्यान दो, नेमिनाथ रास है। नेमिनाथ रास के रचनाकार जो कौन है, वो सुमति गुड़ी है, सुमति गुड़ी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों देखो, इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी में माना गया है दोस्तों। इसका जो रचना काल है वो 1231 ईस्वी में माना गया है। नेमिनाथ के प्रसंग, दूसरा देखो, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। देखो, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। अगला दोस्तों क्या है, इसमें 58 छंद है। इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो 58 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला दोस्तों, अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला फैक्ट को दोस्तों क्या है, रास साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उसके रचनाकार। तो यहाँ पर दोस्तों रास साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण रचना था उसका काल और रचनाकार सब कुछ हमने बता दिया। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं रास साहित्य के अंतर्गत, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रास साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उसके रचनाकार।
दोस्तों यहाँ पर एक तरफ रचना है और दूसरे तरफ रचनाकार हैं। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों देखिए गौतम स्वामी रास। गौतम स्वामी रास के जो लेखक है वो उदयवंत हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या है, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास के जो लेखक है वो जिनदत्त सूरि है दोस्तों। तीसरा देखिए कलछुली रास। कलछुली रास के जो लेखक है दोस्तों वो प्रज्ञा तिलक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है जिन पदम सूरी रास। जिन पदम सूरी रास के जो लेखक है वो सार मूर्ति हैं दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। करडंक चरित रास। करडंक चरित रास दोस्तों इसके लेखक कौन है, कनकामर मुनि। कनकामर मुनि दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध इसके रचनाकार कौन है, सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगली रचना दोस्तों क्या है, श्रावकाचार। जो श्रावकाचार है जो रचना वो 933 ईस्वी में उसका रचना काल माना जाता है। और यह जो इसके लेखक कौन है, तो आचार्य देवसेन को माना जाता है। श्रावकाचार किसकी रचना है, तो देवसेन की रचना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दब्ब शहाब पयास। दब्ब शहाब पयास जिसके लेखक कौन है दोस्तों, आचार्य देवसेन है को माना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, अगला है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। द्रव्य स्वभाव प्रकाश जिसके लेखक कौन है, आचार्य देवसेन को माना जाता है। अगला दोस्तों है लघु नय चक्र। लघु नय चक्र के भी लेखक किसको माना जाता है, आचार्य देवसेन को माना जाता है। दर्शन सार। दर्शन सार के भी लेखक दर्शन सार के भी लेखक कौन है, तो देवसेन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंजूरास। मंजूरास के जो लेखक है वो हमारे अज्ञात कवि हैं। आबूरास। आबूरास के जो लेखक है वो पल्हड़ हैं दोस्तों, ना है या फिर दिल्हड़ या देवेंद्र सूरी के नाम से भी जाना जाते हैं वो। देखिए समरारास। समरारास इसका जो लेखक है, समरारास इसके लेखक का है अम्बदन सूरी है। अम्बदन सूरी इसका जो रचना काल का समय है वो 1371 विक्रम संवत है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है वो जैनाचार्य मेरुतुंग है दोस्तों, 1361 विक्रम संवत। 1361 विक्रम संवत को माना जाता है। अगला है दोस्तों सुदर्शन चरित। तो सुदर्शन चरित भी इसको बोला जाता है और इसके जो लेखक है वो कौन है, नय नंदी हैं। अगला दोस्तों क्या है, पासचरियु। पासचरियु को देखिए पार्श्व पुराण के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो लेखक है वो पद्म कीर्ति हैं। अगला दोस्तों श्री नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु के जो लेखक है वो राजशेखर सूरी है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों हरिश्चंद्र पुराण। हरिश्चंद्र पुराण के लेखक है जाखू मड़ियार। जाखू मड़ियार 1396 में इसका रचना काल हुआ है। अगला है दोस्तों कान्हंदू देव प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाथ है। पद्मनाथ जी हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास जो है व्रजसेन सूरी की रचना है दोस्तों। अगला है नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई की जो लेखक है विजय चंद्र सूरी है। विजय चंद्र सूरी, इसका जो रचना काल माना जाता है वो 1200 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। अगली जो रचना है नेमिनाथ चरियू। नेमिनाथ चरियू दोस्तों किसकी है, हरिभद्र सूरी की रचना है, जो कि 1159 ईस्वी में इसका काल माना जाता है। यानी कि नेमिनाथ चरियू की जो रचना काल है वो 1159 ईस्वी माना जाता है। अगला दोस्तों क्या है, नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु की रचनाकार कौन है, तो राजशेखर सूरी है दोस्तों, जिसकी रचना काल का समय कितना है, 1348 ईस्वी माना जाता है। और हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही हिंदी मैथ रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि कोई त्रुटि हो, कोई कमियां हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार लाएं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।